गाली गलौज से लोकतंत्र, क्योंकि मीडिया तो विज्ञापन से चलता है, तो उसके हक बात को दिखाते हैं, विपक्ष की बात को हम खुल के बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से। शेरशाहवादी को बना दे, हम सपोर्ट करेंगे। शेरशाहवादी जागो अभियान के तहत मोहम्मद बाबर अब कटिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं और शेरशाहवादी समुदाय को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले बाबर जी नमस्कार आपको। आपको भी नमस्कार। शेरशाहवादी जागो अभियान एक मुहिम आप चला है, क्या मकसद है इसका? इनका एक ही मकसद है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के तहत मैं इस मुहिम को चला रहा हूं। बराड़ी विधानसभा बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र में मैं स्टार्ट किया हूं, और साथ ही साथ हमारा जो शेरशाहवादी समुदाय है बेहद पसमानदा मुसलमानों में आता है, और शेरशाहवादी को हमेशा जितने भी राजनीतिक दल है उनको छलने का काम कर रहा है, और उसको राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी के दौर में शेरशाहवादी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। आपको याद होगा 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में, पूरे बिहार प्रदेश में जातिगत जनगणना, जिसको सर्वे कहते हैं, बिहार सरकार ने प्रकाशित किया। और इसका मुख्य बिंदु क्या है कि 18 तारीख 2019 को बिहार विधानमंडल ने जातिगत जनगणना सर्वे कराने का प्रस्ताव को पारित किया, और उनके बाद फिर 2022 को ही बिहार मंत्रिमंडल के विधान परिषद ने यह फैसला ले लिया कि अब जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जब सर्वे रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं, इसका 2 चरण में करना था। एक है कि पहला चरण में कि मकान का नंबरीकरण करना, और दूसरे चरण में पूरे बिहार प्रदेश के जितने भी जाति को गिनना था, और मोबाइल के जरिए सारा आंकड़ा को वो जुटाया गया और प्रकाशित किया गया। तो प्रकाशित करने के संदर्भ में पाया गया कि अति पिछड़ा जो वर्ग है 27.12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36.01%, अनुसूचित जाति है 19.65%, अनुसूचित जनजाति है 1.68%, सवर्ण जाति के लोग हैं 15.52%। और इस रिपोर्ट के आधार पर आप गौर फरमाएंगे तो धार्मिक रिपोर्ट, जैसे हिंदू धर्मावलंबी के लिए लोग हैं तो 10,71,92,998, माने कुल आबादी का बिहार प्रदेश का 81.9% हिंदू समुदाय के लोगों की आबादी है, सभी जाति धर्म के मिला के। और मुसलमानों की आबादी बिहार में है 2,49,925, जो कि कुल आबादी का 17.5% है। और बिहार में ईसाई है 0.05%, बौद्ध धर्म के लोग हैं 0.8%, जैन धर्म के लोग हैं 0.009%। और जातिगत जब सर्वे कराया जाए 2146 ऐसे व्यक्ति पाए गए हैं जो कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन आपको विशेष रूप में और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बिहार वासियों को और बराड़ी विधानसभा वासियों को मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में टॉप 12 जातियां हैं जी, ठीक है, टॉप 12 जातियां हैं, जिसमें यादव है 14.26%, दुसाद जिसको पासवान कहते हैं 5.31%, रविदास भाई साहब हैं 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%,
मुसहर जाति के लोग हैं 3.08%, कुर्मी 2.86%, मल्हा जो मुकेश सहनी उनके नेता भी हैं वर्तमान में, है ना, उन जातियों के कहते हैं, हम निषाद का बेटा हैं, 2.60%, बनिया समाज के लोग हैं 2.31%, और कायस्थ समाज के लोग हैं 0.60%। अब जब इस संदर्भ को आप देखते हैं तो पूरे जो बिहार के जनसंख्या है उस जनसंख्या में 17.7% का है आबादी है। और आपको बताया कि टॉप 12 जातियों में अगर मुसलमान को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए और हिंदू के धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग मोटा मोटी हमारा 2.5 करोड़ की आबादी है। और शेरशाहवादी मुसलमान में एक जाति है, लेकिन अपने दौर के जमाने के हमारे जाति समुदाय के एक लीडर थे मुबारक हुसैन, 1983 में वो 1983 के जमाने से वो संघर्ष कर रहे थे। तब 1999 में मुबारक हुसैन ने अनुसूची एनेक्सर 1 में हमारे जाति को शामिल किया। उस वक्त से हमको आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है हमारे समाज को। लेकिन अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, राजनीतिक के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे जाति की भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसको हकारत की दृष्टि से देखा जाता है। इसी संदर्भ को देखते हैं क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में लगभग 20 साल से ऊपर से हम हैं और बड़े छोटे काल से हम राजनीति में हैं और हम लगातार संघर्ष करते आए हैं। आप जैसा जानते हैं कि 2020 में भी हम विधानसभा चुनाव लड़े और इससे पहले भी हम विस्तृति के सदस्य रहे और समाज के अनेक मुद्दों को हम उठाने का काम किए। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा अभी माहौल चल रहा है कि हम लोगों की बरारी विधानसभा में इतनी बड़ी आबादी रहते, चाहे राजद हो, चाहे क्या कहते हैं वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के मिला के गठबंधन की सरकारें हैं, लेकिन क्या कहते हैं हमारे जो समाज के व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ करके आप क्या कहते हैं उसको हमेशा राजनीतिक लाभ या रोटी सेकने के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के हो, चाहे बहुत सारे मुद्दे को लेके हो, चाहे हमारे जाति को बांग्लादेशी घुसपैठी या भटिया या मलदैया या बधिया कह के संबोधित करता है। तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के किशनगंज के एक पूर्व जिला अध्यक्ष है अभिनव मोदी बहुत दिनों से अभियान चला रहे थे, लेकिन ये सब प्रोपोगेंडा अभी नहीं चलने वाला है क्योंकि जब राहुल गांधी ने जब एसआईआर मामले पर ये रोड शो लोग किए गठबंधन के लोग, तो ये सारे मुद्दा लगभग हमको ऐसा लगता है कि गौन हो गया है, ये भंजा नहीं सकते हैं। देखिए राजनीति में ठीक है लोकतंत्र का जो स्वरूप जिंदा रहता है, तो आप शालीनता से विरोध कीजिए, गाली गलौज से लोकतंत्र नहीं चल सकता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलती है। आप विरोधी हैं मेरे, लेकिन आपके सम्मान के साथ विरोध करनी चाहिए क्योंकि हमारा लोकतंत्र उसी वक्त सफल होगा कि जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, आपकी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे संवैधानिक के आधार पर, तब तक आप सत्ता में हैं, तब तक आप किसी भी जाति समुदाय या किसी भी विकास क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे परिवहन के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी तरह का विकास के क्षेत्र हो, तब तक जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम विपक्ष के रूप में मुद्दा नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार उसके समक्ष लेके रोड मैप तैयार नहीं करती है और विकास करने में सक्षम नहीं होती है। इसीलिए पक्ष और विपक्ष सदन में रहते हैं और एक दूसरे के करते हैं, लेकिन शालीनता। लेकिन आज के दौर में गाली गलौज की भाषा चलती है, राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि इसका वर्णन नहीं है। अभी देखिए कुछ दिन पहले एक देवेंद्र सिंह नाम करके कोई भाजपा के कोई है पूर्णिया प्रमंडल के, कि यहाँ पर बांग्लादेशी शेरशाहवादी घुसपैठी यहाँ रह रहे हैं। कितनी बड़ी माने ये है, हमारे ऊपर दाग लगा रहे हैं। आपको अभी आपके इस चैनल के माध्यम से हम बता देंगे, हमारे दर्शक जो भी देखेंगे, मेरे पास 1954 का केवाला है। मेरे पिताजी का जन्म आजादी से पहले, मेरे पिताजी रिटायर्ड शिक्षक हैं, मैं उसी समुदाय से आता हूँ। और मेरे दादाजी का यहाँ जन्म तब कब होना चाहिए
मेरे बड़े चाचा का जन्म 1942 से पहले है और भारत की आजादी 1947 को है? और हम लोगों का दादा परदादा, जबकि हमारा दादा, हम लोग के जब खतियान को आप पढ़िएगा तो शेख जाफर, शेख कादिर बख्श, शेख जहीरुद्दीन, है ना, शेख इदरीस लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन निरंतर मुबारक साहब के प्रयास से हमको शेरशाहवादी, क्योंकि बिहार में मुगल काल के जमाने में शेरशाह सूरी बिहार के प्रधानमंत्री थे, बिहार प्रांत के, और उसी के वंशज के रूप में हम लोग का नाम एनेक्सर 1 में 1999 में इंक्लूडिंग किया गया है और हम लोग का नाम शेरशाहवादी पड़ा। लेकिन बहुत ऐसे आप देखते होंगे यहाँ पर क्षेत्र के लोग, तो हमारे समुदाय को कहेगा बधिया, मलदैया, भटिया, जो कि हम लोग के लिए अपमानजनक ये सब शब्द है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप जितने शहरी हिंदुस्तान के उतने शहरी हम भी हैं, क्योंकि हमारे आज से नहीं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। मतलब बांग्लादेश 1971 में बना, उससे पहले तो भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान 1947 में बना, उससे पहले तो भारत का हिस्सा था। एक दूसरे माइग्रेट हुए हैं, ये समस्या नहीं है। अब वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो भारत की सुरक्षा कौन है? गृह मंत्रालय के हाथ में। गृह मंत्रालय कौन है? श्री अमित शाह जी हैं। आज के डेट में अभी देखिए राजनीतिक कितना ये हो गया है, लोगों को, जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, जिसका उम्र 18 वर्ष है या 22 वर्ष है या 25 वर्ष है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले रहे हैं, जबकि उस यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर न्यूनतम योग्यता की जरूरत है, और उसको पढ़कर एक दूसरे से नफरत करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के देन। एनीबॉडी कैन नॉट सी द गॉड, कोई ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म विशेष पे राजनीति होती है। लेकिन धर्म एक अलग जगह है, राजनीति अलग जगह है, और हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान ने बहुदलीय व्यवस्था की है और लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, है ना। तो उस आजादी को कहीं न कहीं मैंने कंट्रोल करने की अभी ये समय में कोशिश की जाती है। जो सत्ता पक्ष होते हैं वो कहीं न कहीं मीडिया को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि मीडिया तो विज्ञापन से चलता है, तो उसके हक बात को दिखाते हैं, विपक्ष की बात को दबाते हैं। अब जहां तक आज की दौर की बात की जाए, बहुत सारे युवा महात्मा गांधी को गाली देते हैं, महात्मा को गाली देते हैं, जो एक अपने मुखिया का विरोध नहीं कर सकता है कि तुम भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो, रोड में पीसी लेके क्या कहते हैं, बहुत सारे, आप जब सोशल ऑडिट करेंगे तो बहुत सारे चीज में आपको अनियमितता पाई जाएगी, भ्रष्टाचार का अंबार मिलेगा, तो उस पे नहीं। लेकिन महात्मा गांधी को गाली देते हैं, जो एक मामूली सा धोती पहनकर और लाठी और स्टील की छाती पहन के अंग्रेजों का सामना किया। जब 1933 को महात्मा गांधी को बुलाया वहां की महारानी, और उस जमाने में इंग्लैंड का महारानी होने का मतलब क्या होता था कि वो पूरी दुनिया में उसका कब्जा था, पूरे एक तरह का एम्पायर माना जाता था कि महात्मा गांधी को बुलाओ, और उसके लिए एक ड्रेस कोड कर दिया कि वो टाई कोट पहन के आए, लेकिन टाई कोट पहन के नहीं गए, बूढ़े हो चुके थे, और एक लाठी और क्या कहते हैं एक धोती पहन के वहां गया। तो वहां का जो सेक्रेटरी, उसका चीफ सेक्रेटरी थे महारानी का सलाहकार, यहाँ महात्मा गांधी आए, कहते ये तो कौन है भाई, नेकेड फकीर हैं, ये धोती और लाठी में आए। तो बोले चलो भाई देख ही लेते हैं। उसके बाद जब महात्मा गांधी को मिली वहां के महारानी होने का मतलब समझ रहे हैं ना बात को, कहता आप तो क्या कहते हैं मामूली धोती और क्या कहते लाठी लेके हैं, कहता आपने तो सारा हमारे हिंदुस्तान के कपड़े को चुरा के पूरा लेके चले आए हैं, मेरे पास रहा कुछ क्या है। तो महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा कि हम एक राजा का बेटा, और पूरे भारतवर्ष को संदेश दिया कि हम भी तुम्हारे तरह क्या कहते हैं 1915 में जबकि वो वकालत की डिग्री हासिल करके लंदन से आए थे, आज उस गांधी को गाली देते हैं। ये गांधी का देश है, या जितना हिंदू का देश है उतना सिख का देश है, उतना जैन का है, उतना बौद्ध का है, जो शहरी हैं यहाँ के। लेकिन आज के डेट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक दूसरे से नफरत करते हैं, जो कि ये बहुत ही दुखद बात है हमारे आवाम के लिए, इस लोकतंत्र के लिए। शालीनता से एक दूसरे से बातचीत करके कोई भी मसला है हल करनी चाहिए। हम जातिगत बात इसलिए कर रहे हैं शेरशाहवादी की, दरअसल बिहार सरकार में पूरी बिहार की जो राजनीति है जाति के आधार पर टिकी हुई है।
इसी संदर्भ में आपके पॉडकास्ट में हम हमारे बरारी विधानसभा के पूरे बिहार वासियों के, बिहार के मुख्यमंत्री को और प्रतिपक्ष नेता श्री तेजस्वी यादव को भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं, जिस आप ही लोग कहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो इसके तहत हमने शेरशाहवादी जागो अभियान का शुरुआत किया है। बरारी विधानसभा से स्टार्ट किया, पूरे सीमांचल में इसका अभियान धीरे धीरे से पनप रहा है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छायाकार बंधुओं के द्वारा बहुत सारे प्रिंट मीडिया के अखबारों ने मेरी बातों को छापा, मुख्यमंत्री को जो मैंने ज्ञापन सौंपा उसको भी छापा। और अभी जो आगे विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले अभी जो वर्तमान में विधायक है विजय सिंह निषाद, उसका इंटरव्यू हम वगैरह सुनते हैं, कभी कभी हम देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक मछुआरा का बेटा हूं, एक निषाद का बेटा हूं। और वो जब कह सकते हैं कि मछुआरा का बेटा हूं, एक निषाद का बेटा हूं, तो हम भी तो कह सकते हैं कि मैं एक शेरशाहवादी का बेटा हूं और मेरी आबादी 1 लाख है बरारी विधानसभा में। अगर शेरशाहवादी एकजुट होकर एक प्रत्याशी शेरशाहवादी को अगर क्या कहते हैं वोटिंग करता है तो उसको हरा पाएंगे कोई? आपके समुदाय के लोग बरारी से विधायक भी रहे हैं। 1985 में लोक दल से मंसूर साहब विधायक रहे हैं। उसके बाद प्रेमनाथ जायसवाल 1990 में निर्दलीय चुनाव, उसके बाद जनता दल से फिर मंसूर साहब, जनता दल तो सभी का था, उसमें नीतीश कुमार भी थे उस टाइम में, है ना। एक बार राष्ट्रीय जनता दल से फिर मंसूर साहब विधायक बने। जब लालू जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और सबसे अलग हुए, तब वो क्या कहते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल का गठन किए। तो ये रहा इतिहास। और उसके बाद फिर भाजपा का यहाँ के 2 बार विधायक रहे एनडीए से, माननीय विभास चंद्र चौधरी जी। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते, लालू जी ने यादव समुदाय के, जबकि यादव समुदाय की आबादी 22-23 हजार वोटर्स है, और आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखिएगा तो टोटल लगभग मास वोट लालू जी का हमारे शेरशाहवादी लोग वोट करते हैं। तो आपको तो एक बार विधायक, फिर 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनको भी क्या कहते 71,314 वोट मिला। खैर उसको क्या कहते हैं स्वर्ग में अच्छा आला मुकाम दे भाई नीरज यादव जी को, और हम उस पर भी जो दुनिया से गुजर गए उस पर कोई ये नहीं करना है। लेकिन जब 2015 में वो क्या कहते हैं चुनाव लड़े थे और राजद और प्लस इंडिया गठबंधन के तहत वो प्रत्याशी बने थे, तो हम उस वक्त जी जान से हर सभा में कैंपेन करके उसको चुनाव जितवाने का काम किए, क्योंकि हम लोग गठबंधन में थे। और जब 2020 में हम भी चुनाव लड़े, जिसमें विजय सिंह विजय हुए एनडीए से, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नीरज यादव की हार हुई। आप भी जदयू में थे और विजय सिंह निषाद जी भी जदयू में थे। आपको छोड़कर उनको टिकट मिलना कहाँ तक उचित था, किस दृष्टिकोण? ये तो आला कमान को सोचनी चाहिए थी कि क्या सही है क्या गलत है। हमने बहुत कोशिश किया और बहुत ही प्रयास किया, आला कमान से मिलकर बात किए, लेकिन आज की डेट में पता नहीं, हम उसको कहते हैं मामूल शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। जिसकी जितनी धन बल उसकी उतनी ताकत हो जाती है राजनीतिक में आज के दौर में, क्योंकि चुनाव आयोग भी, मतलब आप मानते हैं कि विजय सिंह जो है धन बल से मजबूत है? हाँ, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, धन बल से सब चीज सबल है। हम एक मिडिल क्लास से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और धन बल से हम सबल नहीं है। लेकिन हम लोगों को अगर मौका मिलेगा तो बेहतर वर्क करके हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, जैसा कि समय चल रहा है, चुनाव भी नजदीक है, अब 1 से 2 महीने के अंदर चुनाव भी होना है, आचार संहिता भी लगने वाला है बहुत जल्द। पार्टी अभी वर्तमान में जो विधायक है विजय सिंह जी, ये तो अभी जीते हुए विधायक है। नीतीश कुमार अगर फिर से विजय सिंह को ही देते हैं टिकट और आप जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं, तो कितना मदद कीजिएगा आप उनको? समय आएगा तो उस पर विचार की जाएगी। जदयू में ही आप लेकिन हम उस संदर्भ में अभी हम कुछ नहीं बोल सकेंगे। मेरा एक ही संदर्भ है, सिर्फ शेरशाहवादी को यहाँ पर। आपका जो मुहिम चल रहा है शेरशाहवादी जागो अभियान, ये मुहिम किसके लिए है? सिर्फ शेरशाहवादी को जगाने का प्रयास है या राजनीतिक दल? नहीं, शेरशाहवादी को जगाने का तो प्रयास है ही, साथ ही उसको आर्थिक सामाजिक, है ना,
उसको राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित के लिए ये मेरा अभियान चल रहा है। चाहे जनता दल यूनाइटेड से हमारे शेरशाहवादी को प्रत्याशी बनाए, चाहे राजद के लोग बनाए, लेकिन शेरशाहवादी को अगर टिकट नहीं देते, शेरशाहवादी अपना एक फैसला लेगी चुनाव के वक्त हमें क्या करना है। अगर शेरशाहवादी समुदाय से राजद अपना उम्मीदवार बना देती है तो क्या आप राजद को सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, शेरशाहवादी को करेगा, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हम खुल के बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से, शेरशाहवादी को बना दे, हम सपोर्ट करेंगे। हमको कोई गम नहीं कि हमको पार्टी से निकाल देगा, ये कुछ कर लेगा, लेकिन अपने हक और हकूक के लिए सर भी कटाना पड़े तो उसके तेवर दिखाई पड़ रहा है। बगावत तो 2020 में भी किए थे हम पार्टी से, आज नया बात चुनाव के वक्त बगावत। अरे जनता दल यूनाइटेड को उचित है नहीं, जनता दल यूनाइटेड को बरारी में जानता कौन था भाई? आज के डेट में जी जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हो तो नए नए जुमा जो दिन हुआ नहीं हुआ पार्टी में क्या कहते हैं कुंडली मार के बैठ गए हैं। आपके बगावत का सुर कहीं न कहीं एनडीए को घातक पहुंचाएगा। अरे ये तो हम तो कहते हैं एनडीए, नीतीश बाबू से भी हमारा जब यहाँ पर क्या मांग पत्र को पढ़िएगा, हमने कहा कि जनता दल यूनाइटेड से मेरा शेरशाहवादी को प्रत्याशी बनाया जाए और हमारा समाज इतना बरारी विधानसभा ही क्यों? 243 विधानसभा, क्योंकि 243 विधानसभा में सीमांचल क्षेत्र में ही हमारे शेरशाहवादी समुदाय का पॉपुलेशन है, आबादी है, 13 लाख वोटर्स है, जो बिहार के आबादी का लगभग 1% मानिए। और बरारी विधानसभा ही जो बाहुलता की दृष्टि से देखिएगा, बरारी हो गया, अहमदाबाद, मनिहारी हो गया, ये तीनों विधानसभा में शेरशाहवादी की बाहुलता है अधिक। तो उन दो विधानसभाओं के अलावा बरारी में सबसे अधिक शेरशाहवादी है। शेरशाहवादी कम्युनिटी जिधर झुकाव करती है उधर चुनाव जीत जाता है। उसी में अगर शेरशाहवादी वोट 10,000 15,000 कट जाता है, जैसे 10,000 वोट विजय सिंह को कट गया, नीरज यादव हार गए चुनाव, यहां से हारा ना भाई, साक्ष्य है, आप क्या कर देख लीजिए ना गूगल। शेरशाहवादी समुदाय तो महागठबंधन का हिस्सा माना जाता है, तेजस्वी यादव, नहीं ऐसा राहुल गांधी भी कहते हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं, इस तरह का बात नहीं है कि शेरशाहवादी क्या कहते हैं महागठबंधन का हिस्सा माना जाता है। आप जैसे ऑफ बिल लेके हमारे मुस्लिम समाज आखिर दावा तो करते हैं ना कि नहीं। जब हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बात कहे कि हम कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस पे हम काम करते हैं और न्याय के साथ विकास करते हैं, सभी तबके का विकास करते हैं और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों का हम विकास करते हैं। और आप ही ने जातिगत जनगणना सर्वे करवाया और जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी उसके मुखाल बिंदु से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमारी आबादी सबसे अधिक है बरारी में, लगभग 46% हम है, तो हमको भागीदारी मिलनी चाहिए ना। अगर किसी को अपनी स्वजाति को तेजस्वी यादव कैंडिडेट बनते हैं तो हम लोग तो अपना स्टेप लेंगे ही ना। जब विजय सिंह एनडीए से यहाँ का विधायक है, हम जदयू जनता दल यूनाइटेड के जिला के उपाध्यक्ष है, या हमको पार्टी निष्कासित कर देती है, उससे हमको कोई गम नहीं है, लेकिन अपने समुदाय का हक और हकूक के लिए हमारा सर भी कटाना पड़े हम कटा देंगे, उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारा समाज को ठगने का और छलने का काम किया है लगातार। और हमारे समाज में भी जितने भी बड़े लीडरान हुए या पूर्व में, हम उसको दोषी नहीं देंगे। हमारा समाज शिक्षा से क्या कहते हैं अवरुद्ध रहा, राजनीतिक दृष्टिकोण से अवरुद्ध रहा। और आपके चैनल के माध्यम से हम शेरशाहवादी समाज को कहना चाहेंगे, आप और हक और हकूक को पहचानिए, अपने बाल बच्चे को संविधान के हक के तहत बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और हक को नहीं देता उसको छीन के लेंगे हम लोग। और मेरा संकल्प है, और आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, हम एक ऐसा मसाल लेके निकले हैं, ऐसा मसाल लेके निकलेंगे शेरशाहवादी के बीच, एक ऐसा लाइट की व्यवस्था करेंगे, ऐसा लैंप लेके निकले जो सोए हुए उसको जगा देंगे हमारे समुदाय में। अब देखिए ना, बिहार का अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाती है तो साक्षरता की बात की जाती है तो 63.82% है। अभी भी लोग 37% बिहार में पढ़े लिखे नहीं है, नहीं ना है। तो आप सर्वे कीजिएगा, एक सोशल ऑडिट कीजिएगा। आप लोग चैनल चलाते हैं, चैनल में आप पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, आप लोग काम करते हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट पर्सन कितना है, और क्या कहते हैं कि जो साक्षर से लेकर 10वीं तक कितने पढ़े लिखे हैं, कितने इंटर क्लास के लोग हैं,
है ना। तो डीपली पढ़ाई नहीं किए हैं और आज की डेट में घर में सबके एंड्रॉयड फोन है, झूठ सच प्रोपोगेंडा के तहत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते हैं, है, और उसके लिए तो योग्यता न्यूनतम चाहिए, उसको अनपढ़ हम समझते हैं। उस बात पे लोग अपना एक दूसरे के प्रति क्रिटिसाइज का भावना को तैयार करते हैं और समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन ऑथेंटिक जो समाज के लिए परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जाति, धर्म, मजहब अपने अपने जगह सब ठीक है, लेकिन हम लोग सब भारतीय हैं। मान ले कोई चौधरी समाज है, चौधरी समाज में भी बहुत सारे लोग कलवार है, कोई जायसवाल है, शेरशाहवादी है, शेरशाहवादी है, मुसलमानों में शेरशाहवादी है, कोई अंसारी है, कोई शेख है, कोई पैठान है, कोई नूनिया है, ठीक है, बहुत सारे लोग बटे हुए, लेकिन एक ही धर्म को मानते हैं। उसी प्रकार हिंदू में भी जो जायसवाल हो, चाहे मुड़ियारी मंडल हो, मल्लाह हो, या जितने भी निषाद हो, या एसटी हो, चाहे एससी के लोग हों, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, सब तो एक ही धर्म के उपासक हैं। लेकिन उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है, हम बैकवर्ड हैं, हम फॉरवर्ड हैं। यही को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबके लिए जगह स्पष्ट कर दिया गया है और संविधान के तहत ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्योंकि राहुल गांधी जो सेंट्रल में और भारत के प्रतिपक्ष के नेता है, उनका एक स्टेटमेंट हम सुन रहे थे, बड़े हास्यास्पद, कि आज तक तो हमको पता ही नहीं था कि ओबीसी इतने परसेंटेज में है। और क्या कहते हैं, आज के डेट में जाति की विशेष बात क्यों होती है? अब वर्तमान में हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अगर उसकी सिक्योरिटी या चीफ सिक्योरिटी सबको देखिएगा तो एक भी ओबीसी के नहीं मिलेंगे, सब फॉरवर्ड क्लास के उसके सारे इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ओबीसी से आते हैं मोदी जी, लेकिन ओबीसी का डेवलप कितना हुआ भाई? और जबकि ओबीसी में दो कैटेगरीज है, एक एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 है। तो एनेक्सर 1 में आपको तो बता दिए कि 27.12% है और एनेक्सर 2 में 36.01% है। और अनुसूचित जाति में है 19.65%, अनुसूचित जनजाति में है 1.68%। तो इस सारे क्राइटेरिया को देखते हुए बिहार सरकार जब खुद जातिगत जनगणना करवाई है, जातिगत जनगणना कराने का मतलब क्या था राजनीतिक दल का, जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी भागीदारी देंगे और उसको उसके संबंधित विधानसभा क्षेत्र में जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगा उसको हम वहां के कैंडिडेट बनाएंगे। तो आज तेजस्वी यादव हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, तो शेरशाहवादी को प्रत्याशी बनाने में क्यों हिचक रहे हैं? सिर्फ क्या कहते हैं, आप कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। तो यही सब दृष्टिकोण को हम देखते हुए हमने शेरशाहवादी जागो अभियान का शुरुआत किया और मांग किया कि बरारी विधानसभा क्षेत्र में, मेरा मांग है, आप देख सकते हैं कि बरारी विधानसभा क्षेत्र 68 में जनता दल यूनाइटेड से प्रत्याशी बनाया जाए, या माननीय तेजस्वी यादव को भी कहेंगे कि यहां पर शेरशाहवादी को ही प्रत्याशी। हमको कोई लालच नहीं है, हमको बनाता है तो हम लड़ने में हिचकेंगे नहीं, लेकिन हमसे भी जो बेहतर शेरशाहवादी समाज के जो क्रीम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल, उसको बना दीजिए और शेरशाहवादी आयोग का गठन करे। हम सरकार से मांग किए हैं, आपको बता देते हैं, शेरशाहवादी बाहुल आबादी वाले इलाका में अच्छी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली तथा पानी की व्यवस्था की जाए, सरकार से मांग किए हैं। शेरशाहवादी समुदाय को राजनीतिक भागीदारी में सम्मिलित की जाए। 5वां मेरा मांग है, शेरशाहवादी समुदाय में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सौहार्द का वातावरण कायम किया जाए। शेरशाहवादी को कभी बांग्लादेशी घुसपैठी ना कहा जाए। यह सबसे बड़ा तकलीफ होता है कि हिंदुस्तानी को कोई अपना एक भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपोगेंडा चलाते हैं, ये क्या कहे, मलदैया है, ये भटिया है, ये फलना है, चिलना है। बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है। आप कौन होते हैं राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप इतने सर्टिफिकेट, आपकी सरकार केंद्र में है तो पाकिस्तान के साथ मैच होनी नहीं चाहिए थी। अभी गृह मंत्री का बेटा कौन है? बीसीसीआई का अध्यक्ष जैसा है ना, क्योंकि वो गृह मंत्री है, उसी का बेटा का आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया है ना। आज उनका बेटा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हो रहा था तो क्रिकेट में शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर के साथ मैच देखकर मजा ले रहा था। और पहलगांव के जो हमारे 26 बहनों लोग का जो सिंदूर उजड़ेगा, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुन लीजिए कि हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है। किसको छल रहे हैं? अभी पहलगांव घटना का वो कायर, नापाक हरकत करने वाले
हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब हमारे शरीयत में, इस्लाम में नहीं कहता कि किसी की जात पूछ करके मारो। ये इस्लाम ये कहता नहीं है कभी। और नैरेटिव चला जाएगा कि मुसलमान देशद्रोही है, फलाना है, चिल्ला है, पाकिस्तान परस्त है। इस सारी चीजों को हम कंडम करते हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने पे गर्व है, लेकिन हम हिंदुस्तानी है उसके साथ। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम से आते हैं कि जिस वतन में रहते हो उस वतन का तुम हिफाजत करो, उस मिट्टी का हक अदा करो। आज क्या कहा हो रहा है? मुसलमानों पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। क्यों? मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है। अभी देखिए, पूरे वर्ल्ड की बात बोलते हैं। अमेरिका इतना पावरफुल है, इंग्लैंड इतना पावरफुल देश है, फ्रांस इतनी पावरफुल देश है, चाइना पावरफुल है, इजराइल का वो देश नहीं है जबकि फिलिस्तीनी का देश है। आज नरसंहार कर रहा है वहां पर मुसलमानों का। किसी देश का हिम्मत नहीं है कि हाँ उसके ऊपर उंगली उठाए। ये तो है। और कुछ लोग यहां पर हमारे हिंदुस्तान के ही इजराइल का ही करते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छे लीडर थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। और उस जमाने में देखिए शालीनता क्या थी राजीव गांधी के साथ। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मालूम चला कि अटल बिहारी वाजपेयी का तबीयत खराब है, तो सरकारी खर्च से उसको अमेरिका भेजा उस जमाने में। अभी है, अभी तो गाली गलौज करता है इधर भी। हाँ, इधर भी क्या कहते हैं, चाहे कोई भी मोदी जी गाली दें, चाहे भाजपा वाला कांग्रेस को गाली दे या कांग्रेस वाला भाजपा को गाली दे, तो क्या आप जब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं तो राजनीतिक शालीनता रहा कहां? लोकतंत्र का इज्जत रहा कहां? इसीलिए मैं आपसे पहले कहा कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, शालीनता से चलेगी, भाईचारा से चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा, सभी तबके को लेकर चलना पड़ेगा, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सवर्ण हो। लेकिन एक बात और बता देना चाहते हैं, बिहार की जो राजनीति है, स्वर्गीय रामविलास पासवान वो तो अपना उत्तराधिकारी बिहार में छोड़ के चले गए, है ना। रामविलास पासवान है ना, बिहार के अच्छे राजनेता थे। लालू प्रसाद यादव मार्च 1990 में मुख्यमंत्री बिहार के बने। उन्होंने भी तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बना दिए। लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार के तो अभी उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन सबका अलग अलग दौर है। नीतीश कुमार को भी गाढ़ा में बिहार मिला था और लालू यादव को भी उस जमाने में बिहार कोई उत्थान नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस की उससे पहले सरकारें हुआ करती थी। लेकिन लालू यादव एक जमाने के मास्टर कहा जाए राजनीतिक के, उस जमाने में। अब उसके प्रति देखिए, धार्मिक जब बात होती है तो उसके प्रति जब उसके पक्ष में थोड़ा सा आप बोलिएगा, चाहे हम हो या आप हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक प्रति के झुकाव हो जाती है। लेकिन सच्चाई है, उस जमाने में बीपी सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की तो सरकार नहीं थी। राजीव गांधी के सरकार के बाद बीपी सिंह की सरकार आई और बीपी सिंह को बाहर से भारतीय जनता पार्टी समर्थन करके रखा था। और उस वक्त 1990 में लालू यादव जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो राम मंदिर लेके रथ यात्रा करना चाह रहे थे। और उससे जाके लालू यादव कहते हैं कि मिले थे, जब आप बिहार में रथ यात्रा नहीं करें, ये रथ यात्रा नहीं करे। और रथ यात्रा को उन्होंने रोका और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट भी किया, हाउस अरेस्ट भी किए। तो उस वक्त लालू यादव का कहना था कि जब बिहार में चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जब मंदिर में घंटी बजाने वाला ही नहीं रहेगा और मस्जिद में इबादत करने वाला ही नहीं रहेगा, तो हम रह के क्या करेंगे। तो लालू यादव कहीं न कहीं सामाजिक न्याय के पुरोधार थे और राजनीतिक से वो सरकार चलाते थे। हम जो है आपके आज पॉडकास्ट में सच्ची बात कर रहे हैं एक दूसरे का। और आदरणीय नीतीश कुमार जब बिहार की गद्दी पे आए तो इसको बिहार गाढ़ा में मिला और यहाँ बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा था कि यहाँ पर रोड मैप विकास का कैसे तैयार किया जाए ताकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप कैसे हो। और यहाँ पिछड़ेपन, गरीबी और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, तो इन्होंने 20 साल के दरमियान बिहार को बहुत आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब समय के साथ जनता भी बदलेगी, जनता का क्या मूवमेंट होता है ये आने वाला चुनाव में तय करेगी। हम इस पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे। हमारी एक ही लड़ाई है कि बरारी विधानसभा से
शेरशाहवादी ही यहाँ से एमएलए बने और सभी जाति समुदाय को लेके चले। और अन्य जाति के लोग जो, जैसे आप वर्तमान में देखिए, अभी मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी का गठन कर लिए ना। उसकी आबादी मैंने क्या बताया, मल्लाह समुदाय की आबादी 2.60% है और पूरे बिहार में हमारे समुदाय की आबादी 17.7% है। तो आदरणीय तेजस्वी यादव हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जो प्रोग्राम होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, कोई मुस्लिम चेहरा आगे आता नहीं। क्यों? आप उसको आरएसएस हो या भाजपा का डर दिखाकर, आज से 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, कौन सा मुसलमान को भगा देने का काम किया? सच्चाई है। हमारा देश में रहने का हक हमारा संविधान देता है। हम देश के ये शहरी हैं, मूल निवासी हैं। कोई मेरा हक छीन नहीं सकता है, कोई किसी को भगा नहीं सकता है। राजनीतिक दल ध्रुवीकरण के लिए सीमांचल क्षेत्र में मुसलमान बनाम हिंदू इसलिए होती है कि सीमांचल क्षेत्र में ये अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, कटिहार, ये सब इलाका मिला के 47% मुसलमानों की आबादी है। यही दृष्टिकोण से, और भाजपा का तो राजनीति ही रहा है कि क्या मुसलमान को टारगेट करो, ये करो, उसका एक प्रोपोगेंडा शुरू से। इधर एक सोशल मीडिया में भी चला, जब एसआईआर स्पेशल जो वोटर पुनर्गठन वाला काम जो चल रहा है, तो इस पे वो टारगेट किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सब मुद्दा गौन हो जाएगा। अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, हमको क्या करना है, नहीं करना है। आज की डेट में देखिए, जैन जी समझते हैं, जो 1997 से लेके पैदा लिया और 2025 के बीच जो भी युवा पीढ़ी नेपाल के तख्ता को पलट कर रखा ना, कहीं ना कहीं वहां भ्रष्टाचार हुआ, रखा। तो हमारे देश में इस तरह का नौबत कभी नहीं आएगा और पड़ोसी मुल्कों से हमारे यहाँ के नेताओं की सीख लेने की जरूरत है। आपको इसलिए गरीब गुरबा, प्लास्टिक चुनने वाला हो, चाहे किसान खेती में मेहनत करके फसल को उपजा कर उसको मूल्य मुआवजा नहीं मिलता है, वो देश को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सभी मुद्दों पर हमारे जो उच्च स्तर पर राज्य सरकारें हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हों, देश के पब्लिक हित के लिए काम करनी चाहिए। सभी जाति, धर्म, मजहब को दरकिनार करते हुए न्याय के साथ अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति के साथ विकास करनी चाहिए। विकास का बात होनी चाहिए और शिक्षा पर जोर होनी चाहिए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होना चाहिए। टेक्निकल में हम लोग आगे बढ़े, चंद्रमा पर कैसे जाएं, हम पूरे क्या कहते हैं, पृथ्वी जो घूम रही है उस पे हम अपने वैज्ञानिक को कैसे वहां तक पहुंचाने का काम करें। इन सभी मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट पे काम करनी चाहिए। और जहां तक जाति, धर्म, मजहब की बात है, बिहार की राजनीति पूरे जाति आधारित होती है। इसी संदर्भ को हम लिखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं हम सेकुलर नेता हैं और सबके हम हैं, लेकिन यही सेकुलर छाप अपने आप को नेता कहने वाले कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहां पर सीट की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? हमको एमएलए क्यों नहीं बनेंगे हमारे समुदाय से? क्या खराबी है हम में? क्या हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस का हमको एबीसीडी नॉलेज नहीं है? यहां पर बड़े बड़े जो राजनीतिक दल है उसकी जितनी चापलूसी कीजिएगा, उसका झोला उठाइएगा, उसके इर्द गिर्द घूमिएगा, घर ले जाइएगा, बैठाइएगा, बड़े नेता का झोला उठाइएगा, तभी आपको एक तरह का कहिए इसको चमचागिरी, और उस तरह का चमचागिरी हम जैसे नेताओं के से नहीं होगा। कुछ बने जीवन में ना जाने, लेकिन हमने जो शेरशाहवादी जागो अभियान स्टार्ट किया है और हमारे अपने शेरशाहवादी समुदाय में अलख जगाकर रहेंगे, ये मेरा संकल्प है। और हमारे आदरणीय जितनी भी बरारी विधानसभा के आदरणीय जनतागण है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी ये मांग है और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अदरवाइज में अन्य जाति का ना लोग ले। हमारी पॉपुलेशन यहाँ 46% है। इस संदर्भ हम लोग का 1 लाख वोटर्स है और टोटल मुस्लिम वोटर्स लगभग तकरीबन 1,40,000 है। और चाहे एनडीए गठबंधन के लोग हों, चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हों, चाहे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हो, चाहे
एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हो, उन्हीं लोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। उसी के तहत हम आज आप मेरा जो इंटरव्यू कर रहे हैं साक्षात कर रहे हैं, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोग हमारी बातों को सुनेंगे। और मैंने जो अपनी बात रखा, अगर हमारी विचारधारा से आप लोग सहमत है तो हमको जरूर आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा, और पक्ष और विपक्ष को दरकिनार करते हुए हमारे शेरशाह भाई बंधुओं से, शेरशाहवादी भाई बंधुओं से कहना चाहेंगे, माताओं बहनों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जागिए और आने वाला चुनाव में एक शेरशाहवादी उम्मीदवार को ही चयनित करके एकजुट होकर मतदान कीजिए। तो अभी आपने सुना मोहम्मद बाबर जी को, जो शेरशाहवादी जागो अभियान एक मुहिम की शुरुआत किए हैं, शेरशाहवादी समुदाय को जगाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।